देखो ये जो बोर्ड है ना, ये प्रॉपर आ जाए और कोई आया ना आए, ठीक है। स्टार्ट हो गया क्या करोगे? अभी कुछ एक्सप्रेशन दोगे? स्टार्ट, चलिए चालू हो गया ना, ये चीज़ भी आ जाएगी पढ़ाते वक्त, ठीक है कोई। हाँ जी नमस्कार। और भाई जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा सा टेक्निकली वीक हूँ, तो कोई बात नहीं, पढ़ा बढ़िया दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्व, और एक क्लास हमारी नीति निर्देशक तत्व पर हो चुकी है। एक थोड़ा रैपिड रिवीजन में आपको करवा देता हूँ 1 से 2 मिनट का। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए, कौन से अनुच्छेद में स्थित हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। कौन से भाग में स्थित हैं? किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? केवल सामाजिक शब्द कभी मत बोलना, सामाजिक आर्थिक, एक शब्द बार बार प्रयोग होगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ये शब्द जुड़े हुए हैं बाकायदा। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और मूल अधिकार कौन से वाले लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकारों के साथ राजनीतिक शब्द जुड़ा हुआ है, और नीति निर्देशक तत्वों के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? इस शब्द को की पॉइंट पकड़ लो। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक समानता, कुछ भी आ जाए लेकिन रहेगा क्या? सामाजिक आर्थिक। ये शब्द आएगा तो उत्तर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। और अगर इसकी जगह राजनीतिक शब्द आए तो उत्तर क्या होगा? मूल अधिकार। अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं, या सवाल को रिवर्स करके पूछे कि मूल अधिकार किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? मूल अधिकारों के साथ कौन सा शब्द जुड़ा पड़ा है? राजनीतिक। और नीति निर्देशक तत्वों के साथ कौन सा शब्द जुड़ा पड़ा है? सामाजिक आर्थिक। ये बात पकड़ गई, ठीक है। बाकी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है भाई? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये अपने आप में पिन पॉइंट सवाल है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब यहीं पे एक शब्द बन गया। इन कागजों को मत देखो, शायद मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में ये शब्द मैंने लिखा तो दिया होगा, लिखा दिया था ना, तो ठीक है, आपको बताना चाहिए। सवाल बनता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब यहीं पे आपके दिमाग में एक सवाल 100% चल रहा होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? क्या होता है लोक कल्याणकारी राज्य? जिसमें क्या हो, सभी लोगों का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। कल्याण कैसे होता है? मतलब कल्याण करने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार योजना बनाए, या सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उनके जीवन के, व्यक्तित्व के विकास करने के अवसर ज़्यादा आसान हो, उनको ज़्यादा मिले, और अपने जीवन को जीने की सहूलियत उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसको कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। तो कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने नागरिकों के लिए कल्याण की ज़्यादा से ज़्यादा योजना बनाए, ठीक है, उसको कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कैसे राज्य की स्थापना करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कानून हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नागरिकों का हित हो, फायदा हो, व्यक्तित्व विकास का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब कल्याणकारी कानून बनाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। अब बेरोजगारों को जैसे मान लो तुमको सरकार योजना बना दे कि 20,000 रुपये महीने मिलेंगे जब तक बेरोजगारी है, तो कल्याणकारी कानून है कि नहीं है? इसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल बेरोजगारी भत्ता कितना मिल रहा है राजस्थान में? कितने? 3500 रुपये एक बच्चे को। लड़के को 4,000। वो हकीकत में आ रहे हैं वो? कितने घंटे? अच्छा, मतलब फ्री में नहीं दे रहे, 3-4 घंटे काम करोगे तो आप मिलेगा। हाँ यही है कानून, तो यही है, सही बात है, योजना मैंने पढ़ी है।
तो अच्छा, आपकी जानकारी में आपके सहपाठी ऐसे होंगे जिनको ये मिल रहा होगा और वो काम करने जा रहे हैं? पहले फ्री में मिलता था, कोई नहीं जाना था होता था, अब जा रहे हैं काम करने। कहाँ काम करवाया जाता है उनसे? हाँ हाँ। अच्छा, स्कूल दे रखे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है? अच्छा हाँ, मतलब खैर इतना लाइजन तो हमारे यहाँ बरतते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, थोड़े दिन पहले तो बिल्कुल टोटल फ्री में था, कहीं नहीं जाना पड़े। जब ये योजना आई थी 3500 रुपये, तो मैं पढ़ा रहा था उस समय एक बैच में, तो 2 बेरोजगार स्टूडेंट अगर रूम लेके रहते हैं, वो मान लो लड़कियाँ हैं तो 4 और 4 8,000 हो गए, लड़के हैं तो 3500 7,000 हो गए, तो खर्चे पानी का जुगाड़ ठीक ठाक हो जाता है। अगर मान लो और लोक कल्याणकारी काम किया जाए और इसको 3,500 से बढ़ा के 5,000 कर दे, या राज्य 6,000 कर दे, और 2 लोग मान लो रूम लेकर रह रहे हैं, तो उनका जुगाड़ ठीक ठाक वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये कल्याणकारी योजना इस चीज़ के अंतर्गत आती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब अनुच्छेद वाइज हम इसको पढ़ चुके थे, अब वापस रिवीजन तो मैं क्या मारूं, थोड़ा आगे पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूं जहां से मैं पढ़ा चुका था। तो अनुच्छेद 40 तक अपन पढ़ चुके थे। 36 में क्या है बताइए? राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 38 में क्या है? बिल्कुल। 39 के सारे सेक्शन याद है? नहीं, देखो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप पेपर में सवाल ऐसे कैसे मिलेंगे? अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है एक बार, तुम उसको मैच करके देखना कि तुमको जो पढ़ाया गया उसमें से किस तरीके से सवाल निकलने हैं संविधान के। और ये पहला मेरा ऐसा बैच है कि जिसमें मैं इतने महीने में पढ़ाने के बाद अभी नीति निर्देशक तत्व पर ही चल रहा हूँ। नहीं, अब से पहले क्या होता था कि निपट जाता था संविधान, कि अब की बार हम क्या काफ़ी डेप्थ में चल रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ा लेट आएगी, तो थोड़ा बढ़िया ही पढ़ लो, सही तरीके से कर लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ते हैं। 39 आपने देख लिया। 40 में क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अब यहां से आगे देखिए, अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। हम 40 तक पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब आज से इस क्लास में देखें अनुच्छेद 41 में क्या लिखवाया है? बस इतना ही है, हाँ, बाकी ज़्यादा नहीं है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। मैंने आपको एक की पॉइंट पकड़वाया कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 40 में। नीति निर्देशक तत्वों में आप एक चीज़ और पढ़ चुके थे कि नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि नीति या कानून बनाने वाले लोगों को ये निर्देश देने वाले तत्व हैं कि अगर तुम अपने नीति या कानूनों में इनको शामिल कर लोगे तो वो कानून लोक कल्याणकारी होगा, मतलब जनता के ज़्यादा हित का होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि इनमें लोक कल्याणकारी कानून बनाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है और देश जब आज़ाद हुआ था तो पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए इनको सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया। सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया कि जब आर्थिक स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अच्छी होती जाएगी, सरकार अपनी आर्थिक स्थितियों के हिसाब से अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण कर लेंगे। मतलब सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण नहीं करते हैं तो आप सरकार के खिलाफ न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि आर्थिक स्थिति देश की उस समय कमजोर थे जब संविधान लागू हो रहा था। लेकिन अपेक्षा सरकारों से की गई कि भले ही ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, मतलब अगर इनको तुम कानून बना के लागू नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ न्यायालय की शरण कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है, लेकिन इनको कानून बनाकर लागू करना राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का कर्तव्य है। क्यों है कर्तव्य? क्योंकि अगर आप इनको कानून बना के लागू करोगे तो लोगों का जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और उनका हित का साधन होगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, पैसा आता जा रहा है, वैसे वैसे इनको कानून बना के लागू किया जा रहा है, बाध्यकारी नहीं है। तो जब अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा,
और ग्राम पंचायतों का गठन करेगा या ग्राम पंचायतों का गठन का उत्थान करेगा, प्रयास करेगा, ये करेगा। तो पंचायती राज किसका सपना था? महात्मा गांधी का सपना था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसने अपने गुरु के सपने को सबसे पहले लागू करने का प्रयास किया। और फिर पंचायती राज का एक टॉपिक हम अलग से लेंगे जो 1952 से स्टार्ट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू ने चलाया, फिर वो फेलियर हुआ। उसके फेलियर की जांच करने के लिए बलवंतराय मेहता कमेटी का गठन हुआ, फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हो गया। एक लंबा एक टॉपिक जाएगा पूरी तरीके से। तो ये तो सरकार पर डिपेंड है कि कौन से नीति निर्देशक तत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए कब कानून बना के लागू कर दे। ठीक है, तो हम अनुच्छेद 40 तक पढ़ चुके थे। 41 पे देखिए, आप कोई भी नोट्स, कोई भी स्टडी मटेरियल या किताब अगर पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अलग प्रकार की भाषा मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो मुझसे डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन परीक्षा में अगर सवाल आएगा, भले ही से वो कोई भी परीक्षा है इंडिया की, कांस्टेबल से लेकर IAS तक, तो ये इतना है कि जो जिन की पॉइंट्स को मैं आपको पकड़ा रहा हूँ उनको टच किए बिना सवाल नहीं बनेगा, वो सवाल यहाँ से जाएगा। तो वो देखिए, काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता पाने का प्रावधान। देखो इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 41 में स्थित नीति निर्देशक तत्व में यह लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें नागरिकों को काम पाने का प्रावधान हो, शिक्षा पाने का प्रावधान हो और लोक सहायता पाने का प्रावधान हो। तो ये 3 की पॉइंट पकड़ो, काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने। अब लोक सहायता के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? एक शब्द जब कभी आ जाए लोक सहायता, तो लोक शब्द के साथ मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक रूप से या सरकारी रूप से या सभी के लिए जो उपलब्ध है वो वाली बात। जैसे लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य का मतलब आ जाए कि भारत की पूरी जनता का स्वास्थ्य। ठीक है, लोक परिवहन के पूरे सभी लोगों का परिवहन, ठीक है, जनता का परिवहन। लोक शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पूरी पब्लिक का, और पूरी पब्लिक का अगर शब्द आ जाए तो इसका मतलब है सरकार के द्वारा पूरी पब्लिक को दी जाने वाली सहायता। समझ गए? तो लोक सहायता, तो लोक सहायता का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा अपने सभी नागरिकों को दी जाने वाली सहायता। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, निशक्तता। 4 शब्दों का प्रयोग है संविधान में। निशक्तता, निशक्त जानते हो ना, दिव्यांग जिनको आजकल बोलते हैं। बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, निशक्तता की स्थिति में सरकार से सहायता पाने का प्रावधान। इसका कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य अपनी जनता के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें जनता को काम पाने का अधिकार मिले, शिक्षा पाने का अधिकार मिले और लोक सहायता पाने का अधिकार मिले। तो लोक सहायता किन किन क्षेत्रों में? बीमारी के क्षेत्र में लोक सहायता मिले, बेकारी के क्षेत्र में मिले। बेकारी किसको बोलते हैं? बेकारी किसको बोलते हैं? बिना बेरोजगार को बेकार बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है कि बिना पारिश्रमिक के काम करा लेना, यही चल रहा है ना? क्यों? पीठ लग रही है पीछे सीट पे। सीट पे अगर पीठ नहीं लगी होती सही उत्तर आ जाता। ठीक है, क्यों भाई? दिमाग में यही चल रहा था ना। अब देखो, बताओ मैं अंतर्यामी हूँ कि नहीं हूँ? पढ़ लेता हूँ मैं दिमाग। ठीक है, चलिए कोई नहीं।
आज मैं स्कूल से आ रहा था तो हमारे साथ कुछ मैडम जाती तो है ही हैं, अचानक एक कॉल आया, एक मैडम का था। तो मैंने बगल वाले जो मेरा एक टीचर मेरे साथ चलता, मैंने बताया उसको कि ये रचना मैडम का कॉल होगा। तो उसने कॉल देखा, हाँ, और मैंने ये कह रही होगी कि मैं उस पॉइंट पे नहीं मिलूँगी, आज अलावड़ा मिलूँगी थोड़ा आगे चल के, मैं तू देख ले। तो उसने कॉल उठाया, अच्छा मैडम, हाँ मैडम, अलावड़ा मिलोगी मैडम, ठीक है। तो कई बार इसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, ये भी अपने आप में एक साइंस है, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, इधर देखो। हाँ, वापस 4 शब्द आपको पकड़ने हैं अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कि काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का, समझ गए। अब देखो एग्जामिनर क्या सवाल डालेगा, एग्जामिनर क्या डालेगा, पहले तो मैं ही डालता हूँ। बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता देने वाले कानून अपने यहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। RGHS कार्ड योजना तो चलो सरकारी कर्मचारियों के लिए बन गई, एक चिरंजीवी योजना और चल रही है, 850 रुपये दो और 8 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है, नहीं 8 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है, सभी वर्गों के लोग, वो 850 रुपये जमा करवाओ और पूरा परिवार फ्री। राजस्थान के टक्कर में योजना है, अशोक गहलोत के टक्कर में योजना है, ऑल इंडिया में नहीं बनाई किसी ने। सरकारी नौकरियों के मजे कर दिए, नहीं हम तो नौकरी छोड़ने के ही मूड में थे, लेकिन जब से ओल्ड पेंशन मिली है ना, पेंशन किसको बोलते हैं जानते हैं, कि जितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप रिटायर हो गए तो उसकी आधी सैलरी भी आपको मिल जाएगी। आधी सैलरी भी ठीक ठाक होती है, मतलब अब आज कोई एक प्रिंसिपल रिटायर होता है तो उसको 1,70,000 रुपये मिल रहे हैं। मान लो आज कोई बुढ़ा प्रिंसिपल रिटायर हो तो 1,70,000 मिल रहे हैं। 1,70,000 के रिटायरमेंट के बाद अगले दिन से ही उसको 85,000 रुपये घर बैठने के और जिंदा रहने के मिलेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि जिंदा रहना है, तो जब तक वो जिंदा रहेगा जब तक उसको आधी सैलरी मिलेगी। अब तुम मान लो आज की तारीख में भी जैसे हमारे एक प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए और उनको अगर 85,000 रुपये महीने मिल जाए, खाली इस बात के घर पे रहो, नहा धो के भगवान का भजन करो और जिंदे रहो और घूमो फिरो, 85,000 रुपये महीने ले लो तो ठीक ठाक अमाउंट बनता है। क्योंकि बच्चे भी जब तक सेटल हो चुके होते हैं फिर तो 2 लोगों के लिए तो 85,000 रुपये बहुत होते हैं। तो ये योजना अशोक गहलोत वापस लेके आए। ये जो मेडिकल जो तुम फ्री में दवाई चल रही है ना RGHS से, हम पहले मेडिकल इंश्योरेंस करवाते थे, 40-40, 45-45 हज़ार रुपये का फैमिली का होता था, किसी भी हॉस्पिटल में फिर दिखा सकते थे, उसमें भी सामान्य दवाई नहीं ले सकते थे, एडमिट होने पे ही मिलेगा। लेकिन आज तुम चाहे एडमिट हो जाओ, चाहे तुम्हारा जुकाम बुखार भी हो जाए तो ले आओ, टोटल फ्री हो गए सारे, सोलंकी वोलंकी अलवर से जयपुर फोर्टिस एटर्नल सब फ्री। तो अब चलो मान लो सरकारी नौकरी वालों की तो RGHS की गहलोत ने लागू कर दी, लेकिन बिना नौकरी वालों की भी तो लागू कर दी चिरंजीवी योजना। तो इस प्रकार की योजना बीमारी की स्थिति में लोग सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये कब संभव हुआ, जब सरकार के पास पैसा आया और उसके पास इतना पैसा आया कि अपने नागरिकों के लिए वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जुटा सकती है या दवाई फ्री में खरीद सकती है। बहुत बड़ा अमाउंट आता है दवाइयों का, किसी फैमिली में कोई BP शुगर या और कोई नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं लोगों के, और वो टोटल फ्री हो जाए, या मात्र 800 रुपये में पूरी फैमिली कवर हो जाए, या नौकरी वाला टोटली फ्री हो जाए। तो बीमारी की स्थिति में लोक सहायता। बेकारी की स्थिति में लोक सहायता क्या है, जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अभी जिस पर अपन बात कर रहे थे। बेरोजगारी भत्ते में ज़्यादा रुपये भी नहीं मिलने चाहिए, उन्हें ठीक ठाक वाला अमाउंट और मिल गया ना तो पढ़ाई और नहीं करेंगे बच्चे की, यार बढ़िया व्यवस्था हो रही है। भाई अमाउंट अगर प्रॉपर बच्चे के पास जा रहा है और बच्चा रूम लेके रह रहा है तो उसकी जीवन शैली थोड़ी लग्जूरियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और फिर वो पढ़ाई और नहीं करेगा। तो इतना ही होना चाहिए, 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे सरकार भविष्य में भी, ठीक है। तो बेकारी का मतलब बेरोजगारी भत्ता। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल टच करेगा आपसे, पहला सवाल तो यहीं पे जाएगा, काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 41, या सवाल को रिवर्स करके पूछेगा, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कौन सा नीति निर्देशक तत्व आता है। 4 लाइनें होंगी जिनमें से एक लाइन ये होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा वो टेस्ट करेगा आपको कि भाई कितना स्टेमिना है इनके अंदर। फिर वो सवाल डालेगा, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित प्रावधान या बेरोजगारी भत्ते से संबंधित योजनाएं कौन से नीति निर्देशक तत्व से प्रभावित है। अब तुम पकड़ोगे कॉपियों को, इनमें कहीं लिखे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा, किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या IQ चाहिए पेपर को हिट करने के लिए।
सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट विद्यार्थियों के बीच में जो बेसिक अंतर है वो एक आईक्यू का अंतर होता है। रट रटा तो दुनिया लेती है, लेकिन उस समय पे लॉजिक कौन कितना लगा सकता है, सवाल से लास्ट टाइम तक जूझना चाहिए, इतना आसानी से क्विट नहीं करना चाहिए। जब तक लड़ो, जब तक बिल्कुल ऐसा हो जाए ना यार कुछ बैठ ही नहीं रही बात, तब छोड़ो उसको। और जो लोग ये कहते हैं कि सवाल उतने ही अटेम्प्ट करने चाहिए जितने आप पे आते हैं, मैं इस बकवास थ्योरी को रिजेक्ट करने का आपको सलाह देता हूँ। उतने ही मत करो जितने आते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई गारंटी ना है कि जो जिनने तुम यूं माने बैठे होगे हम पे आते हैं वो भी पक्के सही हो जाए, इनकी भी कोई गारंटी ना है। वहाँ तक करो जहाँ तक करने के बाद तुम्हारा इंटेलिजेंस गैसिंग भी नहीं लग पाए, क्योंकि आजकल दौर ये चल रहा है जितना खेलोगे, जितना फ्रंट फुट पर खेलोगे, जितना आगे हिट मारोगे तब चांस बनेगा। सेफ साइड अगर खेलोगे, सेफ गेम तो कोई गेम ही नहीं होता, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कुछ आवे जावे है ना, हाँ भाई रिस्क ले लूँ, ठीक है, कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जामिनर ने सवाल डाला, वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद, किस नीति निर्देशक तत्व से प्रभावित है या किस अनुच्छेद से प्रभावित है, तो वो डालेगा 38, 39, 41, 43। तो वहां आप 38, 39, 41 और 43 की लाइन आपके दिमाग में आएंगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना शब्द कहीं पे नहीं मिलेगा, वहां चाहिए लॉजिक कि एक एक अनुच्छेद में आने वाली बातों पे कस के देखो चीज को कि यार कौन सी के साथ ये जस्टिस कर रहा है, कौन सी के साथ ये मैच कर रहा है। सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा, उस शब्द को पकड़ के चारों अनुच्छेदों की लाइनों को रटेगा, वहां वो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करते वो बैक हो जाएगा कि यार ये तो नहीं आता मुझ में। बढ़िया विद्यार्थी क्या करेगा, अड़जेगा सवाल से कि यार किस में बैठ रहा है, किस में बैठ रहा है। कई बार आपने सवाल को अटेम्प्ट करते वक्त पेपर में देखा होगा कि शुरुआत में आपने फर्स्ट स्टेम्प पे लिया, वो नहीं बैठ रहा, नहीं आ रही बात, फिर पेपर हो गया, फिर आप थोड़ा सा प्रयास और कर रहे हैं नहीं आने वाले सवालों पे और एकदम से लॉजिक लग गया आपको या आपको आइडिया आ गया। ऐसे सवाल अटेम्प्ट किए कि नहीं किए कभी पेपर में, अरे यार ये तो ये था, मैं इसको फालतू में छोड़ रहा था, और पेपर से बाहर निकले तो पता लगा वो सही है। तो जब तक आपका समय है तब तक आप अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग ना करें, लेकिन सवाल से उलझे जरूर। कई बार कोई रे निकल के आती है, टाइम खत्म हो रहा होता है उससे 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, अगर आप उलझोगे नहीं तो वो तो वहीं बंद कर चुके होगे आप उसको, ठीक है, ओके। तो बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित कानून कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? निसक्तता, निसक्त जन उनको कहते हैं, वर्तमान में उनको दिव्यांग शब्द दिया गया है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विकार या निर्योग्यता, समझ गए, किसी भी प्रकार का कोई अपाहिज, चाहे वो मेंटली है, शारीरिक है, किसी भी तरीके से, उसको निसक्त कहा जाता है। तो इन शब्दों का प्रयोग संविधान में पहले ही है कि इनके कल्याण के लिए राज्य कानूनों का निर्माण करेगा, और ये सब बातें कौन से अनुच्छेद में आती हैं? 41 में आती है भाई, ठीक है। अब अनुच्छेद 42 देखो, अच्छा चलो अगली बार कर लेंगे। अनुच्छेद 42 देखिए, काम की न्यायोचित दशाएं, काम की न्यायोचित दशाएं, ये लो जी, तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, आएंगे ही भाई, ये सदा आते रहे हैं और सदा आगे आएंगे। ये सवाल अगर पेपर में आ रहा है ये बड़ा नहीं है। बड़े सवाल वो होते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हो, जो डायरेक्ट लिखे हुए नहीं हो, लेकिन क्लास में जिन पर डिस्कशन हो चुका हो और बड़े डेप्थ में वो समझ में आ गए हों और फिर आप उनको आंसर निकालें। ये तो सिंपल सवाल है। अनुच्छेद 42, काम की न्यायोचित दशाएं तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान। अब इस पूरे सवाल में जो की पॉइंट जाएगा, जिस पर एग्जामिनर सवाल टिकाएगा,
वो है ये, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता। समझ गए? यहाँ पे सवाल हिट करेगा वो। काम की न्यायोचित दशाएं होनी चाहिए, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान। तो प्रसूति सहायता क्या है? डिलीवरी पीरियड में, वर्तमान में राजस्थान में क्या चल रहा है, 2 वर्ष तक का मिलता है। 2 वर्ष तक का प्रसूति सहायता, मतलब 2 वर्ष तक महिला छुट्टी ले सकती है और उसको सैलरी भी पूरी मिलेगी। और नए कानून के अनुसार हर राज्य में अलग अलग होता है अपना अपना, और नया कानून ये कह रहा है कि बच्चा जब तक 18 साल का होता है तब तक ले सकती है। कमाल की बात है। तो 2-4 मैडमों को मैं ऐसे इनको जानता हूँ कि जिनका बच्चा 12वीं क्लास का पेपर दे रहा है, समझ गए, और उसको प्रसूति सहायता मिल रही है। 2 बच्चों तक मिलेगी, 2 बच्चों तक मिलेगी। एक बच्ची पढ़ रही है कॉलेज में और छोरा दे रहा है 12वीं का पेपर, और वो चली गई CCL अवकाश बोलते हैं इनको, भाई साहब उस पर छुट्टी पे जा रही है। मैंने पूछा कि वो क्यों नहीं आई? मैंने वो CCL पे छुट्टी पे गई है। मैंने मैडम CCL पे कैसे? कि उसका बेटा 12वीं का पेपर दे रहा है। मैंने उनके बच्चे तो बहुत बहुत बड़े हो गए होंगे ना। सरकार का उद्देश्य तो ये था कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको परवरिश की ज़रूरत होती है। परवरिश की जब उनको ज़रूरत होती है तो भाई माँ का उनके पास होना जरूरी है, इसलिए माँ को साहब सवैतनिक अवकाश दे दो। अब हमारे यहाँ पे उदारता बहुत तगड़ी दिखा दी सरकार ने। उदारता दिखाने के बाद ये कर दिया 18 साल तक का बच्चा होता है जब तक भी छुट्टी दे दो। तो अब इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, 4-5 साल तक का बच्चा है जब तक दे दो। और 18 साल के बच्चे के मैडम पेपर दिलवा रही है और 3 महीने से घर पर अपने बैठी है और विद्यालय में स्टाफ का अभाव है, तो ये कुछ ज़्यादा लोक कल्याण नहीं हो गया क्या? अति कल्याण भी बेकार है, लिमिट का ही कल्याण होना चाहिए। तो ये प्रावधान है भाई। हर स्कूल में ऐसी मैडम पाई जाती हैं जो आधे टाइम इन छुट्टियों में ही चलती रहती हैं। बेचारा प्रिंसिपल अपना सिर पकड़े रहता है कि मैं किसका स्वीकृत करूं और किसका नहीं करूं। एक का कर दिया और एक का नहीं कर दिया तो वो चढ़ जाएगी, फलाने का कर दिया, हमारा नहीं किया, ये नहीं किया साहब, ये है वो है फलाना। वो इतनी बड़ी अप्रोचेबल होती हैं कि ऊपर से कॉल भी करवा देती हैं, कॉन्टेक्ट भी होते हैं लोगों के कि इसका साहब स्वीकृत करो। अब वो प्रिंसिपल खोपड़ी पकड़ ले अपने कि मैं स्कूल कैसे चलाऊँ, 3 मैडम ऑलरेडी चल रही हैं, इसका भी आप करवा दोगे, 7 का स्टाफ है, स्कूल कैसे चले? ये भाई वो कानून, समझ गए? प्रसूति सहायता। अब जिसका बच्चा मान ले कॉलेज में पढ़ रहा है, एक बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, अब वह प्रसूति सहायता की जरूरत कहाँ है? वो थोड़े दिन डट के दादी भी बन सके अगर वह बच्चा को ब्याह कर दे। कॉलेज वाले का अगर ब्याह कर ले दादी बन सकती हो? पुराने टाइम पे तो ही जाता था इस गाँव में। तो ये है भाई अनुच्छेद 42 आपका। अनुच्छेद 43 देखिए, इसको इस तरीके से याद करना, अनुच्छेद 43, 43 के और 43 ख। तो पहले तो 43 क्या कह रहा है ये देखिए, कर्मकार। कर्मकार का मतलब होता है श्रमिक, चाहे वो औद्योगिक श्रमिक हो चाहे वो कृषि का श्रमिक हो। औद्योगिक श्रमिक हो चाहे वो कृषि में कार्य करने वाला श्रमिक हो, समझ लिए? उन कर्मकारों को किसी भी शोषण से तो उनकी रक्षा की जाएगी। किसी भी शोषण से क्या की जाएगी? उनकी रक्षा की जाएगी। और उनके काम करने की जो दशाएं हैं वो उचित बनाई जाएंगी। कर्मकारों के शोषण से रक्षा, काम करने की दशाएं उनकी उचित बनाई जाएंगी। 43 क्या कह रहा है? उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान। सवाल का अटैक, कर्मकार की कार्य करने की दशाएं न्यायोचित होंगी, अवकाश के घंटे क्या होंगे? फिक्स होंगे। भाई ये न्यायोचित दशाओं में ही शामिल है। ये एक शब्द पकड़ाएगा एग्जाम में, न्यायोचित दशाएं। लेकिन न्यायोचित दशा कब है? जब उसके अवकाश के घंटे, मतलब अवकाश का उसको अधिकार मिले, ठीक है, उसको निर्वाह मजदूरी प्रॉपर मिला है। कर्मकार में दोनों प्रकार का कर्मकार आएगा,
एक तो कृषि का कर्मकार और एक उद्योगों का कर्मकार। और कर्मकार का मतलब क्या होता है? कर्मकार का मतलब होता है कि काम करने वाला श्रमिक, चाहे वो कृषि क्षेत्र में काम करे चाहे उद्योग क्षेत्र में काम करे, उसकी एक तो निर्वाह मजदूरी कैसी होनी चाहिए? सम्मानजनक होनी चाहिए। तो जो कानून बनते हैं ना न्यूनतम मजदूरी से प्रेरित होने वाले कानून के, इससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। सरकार बनाती है ना कानून कि न्यूनतम मजदूरी इतनी निर्धारित की, न्यूनतम मजदूरी इतना तो होना चाहिए। तो एग्जामिनर ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून कौन से अनुच्छेद से प्रेरित होकर बनते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? और बहुत बड़ा सवाल जब बन जाएगा जब वो 43 के अंतर्गत भी अनुच्छेद 43, 43 के और 43 ख ऐसे टिका देगा। समझ गए? तो एक एक शब्द जो लिखा जा रहा है उसकी वैल्यू है और उस शब्द पर आधारित होकर ही सवाल है। एग्जामिनर पूछेगा मजदूरों को अवकाश का अधिकार से संबंधित कानून कौन से अनुच्छेद के तहत है? किससे थे? हाँ भाई, तुम्हारी समझ में बढ़िया रहा है ना कि ये ततैये वतैये कहीं आँख वाँख को खा गया तो दिमाग तो काम कर ही रहा होगा। ठीक है, चलिए। ये ग्रह गोचरों की दशाएं होती हैं। जब आदमी के दिन बुरे आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब नींबू तोड़ने गई इसके लिए, अब बताइए परेशान हो गई। ठीक है। हमारा एक दोस्त गोवा घूमने गया कि यार थोड़ा रिलैक्स करके आता हूँ, परेशान हो गया भाग दौड़ से, नौकरी घर परिवार, और बोर हो गया वो। तो वो गोवा घूमने गया भाई। अब हम जैसे इनके हाईले बैठी हुआ है क्योंकि हम तो यहीं परेशान है रे, और तू गोवा घूमे कैसे पार पड़ेगी? वह उसको गोवा में भी समुद्र तट पे कुत्ता खा गया। गोवा में भी कुत्ता खा गया। तो यार अब वो इंजेक्शन लगवा रहा है। तो भाई कुल मिला के ये क्या है, ग्रह गोचरों की दशाएं होती है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना कहाँ घट जाए जान पता ही नहीं है। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो आप अनुच्छेद 43 को जब कभी परीक्षा के लिहाज से पढ़ोगे तो आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप देखें। अनुच्छेद 43, 43 के 43 ख, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में लिखा होगा, निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब ये है कि अपने जीवन का, सरल भाषा में समझाऊं, कि जीवन का खर्चा चलाने के लिए, रोटी पानी का जुगाड़ करने के लिए आवश्यक रुपए जो चाहिए उसकी मजदूरी। समझ गए? वह न्यूनतम मजदूरी जिससे उसके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अब निर्वाह मजदूरी मतलब यूँ भी नायक साहब मैं तो लंदन घूमने जाऊंगा साहब, मुझको तो इतनी मजदूरी दिलवाई दो ना। निर्वाह मजदूरी का मतलब है अपने जीवन का निर्वाह करना। निर्वाह का मतलब है अपनी कम से कम प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके लायक मजदूरी का प्रावधान। तो निर्वाह मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? इधर वाले लड़के को दिखाई दे रहा है कि बता नहीं, ये शब्द क्या लिखा है मैंने? चलो ठीक है, फिर तो दिख रहा है। मुझे इतना सम्मान देने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हें परेशानी हो और उसे तुम कह नहीं पाओ। ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी है तो बाकायदा कहें कि साहब हम आपका रेस्पेक्ट तो करते हैं पर आपका लिखाया हुआ मैं देख तो रहा ही नहीं, तो मैं कह दूंगा आप इधर आ जाओ। ठीक है, चलिए। नहीं अब तो वहीं बैठी रहो, जब अधिकार ही दिख गया तो फिर सब कुछ सुरक्षित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या तुमको नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, चलिए चलिए। देखो हम हमारा जो ऑनलाइन भी चलाएंगे ना वो भी एकदम जॉली एनवायरनमेंट में चलाएंगे कि मतलब बिल्कुल क्लास वाला फील आएगा किसी कैंडिडेट को वहाँ पे भी। और बहुत ज़्यादा अगर कोई लोग औपचारिकताओं में बिलीव करने लगे कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उस चैनल पे ऐसा, इस चैनल पे ऐसा, तो वो कोई दूसरे चैनल पे जा सके। ठीक है, यहाँ तो देसी क्लास होगी। अनुच्छेद 43, ठीक है, इन 2-3 शब्दों को पकड़ना, सवाल यहाँ हिट होंगे आपके। ठीक है, अब 43 के पे बात करें। जब कभी भी एग्जामिनर अनुच्छेद 43 पे उसने आज तक के इतिहास में सवाल डाला है, सबसे बड़ा अटैक यहाँ हुआ है उसका। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान। श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान अब ये जोड़ा गया भाई 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अब इसको समझेंगे आप, टेंशन मत लो। हाँ जी सरकार। 43 के में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, और ये बात जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है?
पहला सवाल तो यही है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व है? क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा बताओ भाई? अनुच्छेद 43, 43 कर 43 का क्या उत्तर आएगा? 43 क्या? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन कब हुआ था? 76। 42वां संशोधन हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? बताओ। तुमने नहीं पढ़ा, तुम बताओ, तुम बताओ। तुम अगर नहीं बताओगे तो अपराध होगा, क्योंकि मैं 50 बार तुम्हारे सामने इस क्लास में बोल चुका हूं। किसके समय हुआ था 42वां संशोधन? इंदिरा गांधी 42वां और 44वां संशोधन मोरारजी जी देसाई। कितनी बार इस क्लास में बोला गया है? बिल्कुल भी बोला कहाँ था फिर तुमने? डरते डरते बोलती हो, ये भी कोई बात है? चलो इधर इधर। मिनी संविधान बोला जाता है उसको, हाँ, क्योंकि इसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन, बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन कर दिया गया था। तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 के नीति निर्देशक तत्व बनाया गया। तो एग्जामिनर क्या सवाल डालेगा? तुमको मैंने 2 नीति निर्देशक तत्व इससे पहले और पढ़ाए हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं, और ये सवाल RAS प्री 2013 और पता नहीं जाने कितनी परीक्षाओं में आया हुआ और आगे भी आएगा। तो अभी एक अनुच्छेद और आ रहा है 48 के, वो भी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक मैंने अभी आपको ये बताया, 2 मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए, तो तुम मुझे अब चारों को बता दो। 39F और 39 के, बिल्कुल सही बात है भाई। 39F और 39 कैपिटल है, समझ गए? स्मॉल ए नहीं है। कैपिटल है कि स्मॉल ए है? कैपिटल ए कह लो, चाहे के कह लो, चाहे ए कह लो, कुछ भी आएगा पेपर में। और 43 के जो कि आपने अभी पढ़ा है, और एक 48 के। ये 4 नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब एग्जामिनर का सबसे प्यारा सवाल यहाँ जाता है, थोड़ा सा वो पेपर को ठीक बनाता है, कठिन की ओर बढ़ता है। तो सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो इनमें से किसी एक को खिसका देगा वो, समझ गए? पकड़ जाओगे ना इसको, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भी एक नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है, जिसको मैं पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ा चुका हूं। 38(2) कौन सा जोड़ा गया है? 38(2) ऐसे याद किया करो भाई। कौन से संशोधन से? 44वें संशोधन से। सवाल के अंदर से सवाल निकालो। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। कौन से प्रधानमंत्री के समय? ठीक है, अब आप बात यहाँ पे बात कर लेते हैं। 43 के उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 42वें संशोधन 1976 द्वारा। हाँ भाई, अब हम ये देखते हैं कि साहब आप सवाल कर सकते हो कि सर आप ये कह रहे हो कि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का प्रावधान है जिनसे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, मतलब कल्याणकारी बातें। तो ये चीज़ कल्याणकारी कैसे है, हमें तो ये सिद्ध करके बताओ। तो देखिए, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान। आप 2 प्रकार के उद्योगों की कल्पना करें। एक उद्योग तो ऐसा है कि जिसका पूरा मैनेजमेंट और पूरी सारी पावर एक मालिक के हाथ में है, और श्रमिक उसमें सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि तुम काम करो और तुमको सैलरी मिल जाएगी। मालिक मन में आएगा जब श्रमिकों को हटा देगा, भागो भाई साहब यहाँ से दूसरा रखेंगे। दूसरा उद्योग ऐसा काम कर रहा है कि जिसमें मैनेजमेंट में श्रमिक भी शामिल है, चाहे वो 1% में है, 2% में है, जितने परसेंट भी शेयर में है। तो व्यवस्था कौन सी ज़्यादा न्याय संगत है? जिसमें शेयर वाली। कौन सी ज़्यादा कल्याणकारी है? शेयर वाली, क्योंकि उसमें श्रमिक भी तो अपने आप को ये मानेगा कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ, चाहे मैं तो 1% का मालिक हूँ, समझ गए? और एक ये है कि जिसकी यही गारंटी नहीं है कि सुबह नौकरी कर रहा शाम तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब श्रमिकों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूंजीवाद का मूल्य होगा या पूंजीवाद की विशेषता होगी कि समाजवाद की विशेषता होगी? समाजवाद की विशेषता होगी, ठीक है भाई। समाजवाद पूरे समाज को साथ लेकर चलता है, और पूंजीवाद या उतारवाद एक व्यक्ति के हित को ज़्यादा वरीयता दे देता है, ठीक है। तो आप गौर करिए, 42 में मैं तुम्हें कंसेप्ट की बात बताता हूँ रटने से बाहर आकर। तुमको ये पता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए, ठीक है।
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समझ रहे हो? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। सोवियत संघ की व्यवस्था कौन सी थी? समाजवादी। समाजवादी, ठीक है। और ये जो प्रावधान है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन से, तो ये भी समाजवादी नेचर का प्रावधान है कि नहीं है? पूंजीवादी या व्यक्तिवादी या उदारवादी नेचर का प्रावधान है कि समाजवादी नेचर का प्रावधान है? क्योंकि इसमें बेचारे श्रमिकों को मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है, मतलब साथ लेके चला जा रहा है, तो समाजवादी नेचर का ही हुआ कि नहीं हुआ? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन, इसमें एक चीज और पढ़ोगे तुम, प्रस्तावना के अंतर्गत भी 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समझ गए? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तो वहां पे भी समाजवाद आया था कि नहीं आया था? तो समझने का विषय ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ है उस पर सोवियत संघ के समाजवाद का प्रभाव भी भारत में आया है कि नहीं आया है? और ये ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगी। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का एक तरीके से त्रिगुट बन गया था। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से सहायता मांगी, सोवियत संघ ने भारत को सहायता दी। भारत को जैसे ही सोवियत संघ ने घोषणा कर दी कि भारत के साथ अगर युद्ध थोपा जाता है तो सोवियत संघ हस्तक्षेप करेगा, इस घोषणा के बाद चाइना बैक हो गया, अमेरिका बैक हो गया और पाकिस्तान को भारत ने हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया और ये पाकिस्तान है ही। तो 71 के बाद भारत की विदेश नीति सोवियत संघ की तरफ झुक गई। वैसे तो गुटनिरपेक्ष चलती थी, तो सोवियत संघ की तरफ झुक गई। तो भारत में जो भी कानूनों का निर्माण हुआ या जो भी नीतियों का निर्माण हुआ उन पर समाजवादी पुट या समाजवादी असर ज़्यादा आया है। ये कारण है कि ये सारी जो चीज़ें जा रही हैं वो उस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, डिफरेंस है, इसको पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को ही क्लियर करना चाहिए। समाजवाद और साम्यवाद डिफरेंस है, लेकिन आप ये मान लो कि एक ही धारा है कि जो पूरे समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है बजाय एक व्यक्ति के हित के, पूरे समाज का हित चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 43 ख में क्या है भाई, वो देखो, नेक्स्ट कर लें, ये लो, ये क्यों आता है? तैतालीस ख, राज्य सहकारी समितियों का उन्नयन, उत्थान और उनके संरक्षण का प्रयास करेगा। तो एक ही की पॉइंट है जो पेपर में सवाल जाएगा, सहकारी समिति, सहकारी समितियों का उन्नयन, उन्नयन शब्द का प्रयोग संविधान में दे रखा है, उन्नयन का मतलब उत्थान और संरक्षण करेगा। राज्य सहकारी समितियों का उन्नयन, उनका निर्माण और संरक्षण का प्रावधान करेगा, या ऐसे कानूनों का निर्माण करेगा जिससे सहकारी समितियों का गठन, उन्नयन और उनका संरक्षण हो। तुम्हें केवल एक ही की पॉइंट पकड़ना है भाई। कौन सा वाला की पॉइंट पकड़ना है? कौन से अनुच्छेद में है और कौन से संविधान संशोधन से? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। समझ गए? सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है? आईएएस का सवाल, आरएएस का सवाल मान लो, एसआई तो और छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। कौन से में भाई? ठीक है, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है? बताओ। हाँ, समितियों के गठन की तुम दोनों लड़कियां बताओ, मास्टर ने एक नौकरी लगनी है नहीं लगनी? सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता मूल अधिकार है या नहीं है, पहले तो ये सवाल। हाँ भाई, तुम तो लेट आई हो, तुम अभी नहीं बताओगे, ये दोनों नहीं बताएंगे। हाँ भाई, तुम बताओ। मूल अधिकार नहीं पते? मूल अधिकार है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अरे उन्होंने पढ़ाया है यार, इसी क्लास में पढ़ाया है, पढ़ाया है। नहीं, तुम क्यों मेरे इतने एक अंधभक्त बनने हो यार? क्योंकि जब मैंने ये पढ़ाया था तुम क्लास में थे ही नहीं, तुम्हारा एडमिशन लेट है, हैं? ठीक है, मूल अधिकार पढ़े? चल ठीक है, तो बता फिर, तो उत्तर बता, तो फिर उत्तर बता। मेरी भक्ति अगर करनी है तो उत्तर बता के करो, सूखी भक्ति इस काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे 19 याद है?
कोई भी समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(1)(c) के अंतर्गत या 19(1)(ग) के अंतर्गत, हाँ ध्यान है कि नहीं है अनुच्छेद। अच्छा, फिर तुमने तय किया है कि जो हमारे अनुपस्थिति में पढ़ाया जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे उसको कभी भी, ठीक है। दोबारा पढ़ाओगे जब भी पढ़ोगे, ये काम जोरदार है भाई। जो साहब सर की क्लास अगर निकल गई तो हम इतना रेस्पेक्ट करेंगे, अब हम उसको पढ़ना ही नहीं है। ये तो दक्षिण भारत की सी थ्योरी है। पुराने टाइम पे दक्षिण भारत का कोई राजा युद्ध में मर जाता था, तमाम लोग आत्महत्या कर लेते थे कि जब राजा ही गए तो हम जी के क्या करेंगे। चलिए, हाँ भाई, तो देखो 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ये 43(ख) वाला अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में जुड़ा है, पहले नहीं था ये, समझ गए। ऐसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43(क) में स्थित जो नीति निर्देशक तत्व है वो उसमें जुड़ा है। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं 44वां अनुच्छेद। अब मैं उस अनुच्छेद को पढ़ाने जा रहा हूं कि भारत की अगली राजनीति इस पर टिक रही है, और एक चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर यही हो जाएगा, और अभी हो जाएगा। तो ये क्या है? अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, किसी भी नाम से पेपर में आएगा। समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या यूनिवर्सल सिविल कोड का प्रावधान। हाँ जी साहब, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या यूनिवर्सल सिविल कोड का प्रावधान आप जानते होंगे कौन से अनुच्छेद में स्थित है भाई? अनुच्छेद 44। पहला सिंपल सवाल तो यही है। अब समान नागरिक संहिता एक बहुत लंबी डिबेट है। अब की बार इलेक्शन से पहले अब इस पर रायशुमारी करवाई गई है विधि आयोग ने, आपको पता है क्या? नहीं पता। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता देश में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, इसके संबंध में भारत के लोगों से उनके विचार जाने। लोगों ने अपने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो कोई शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ, पता नहीं कोई ऐप है या कोई लिंक है या कोई क्लिक है, उसके माध्यम से दे दिए। मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि इतने लाख या इतने करोड़ लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। समान नागरिक संहिता एक लंबी डिबेट का हिस्सा है। उस डिबेट पे आप पूरी एक क्लास भी खींच सकते हो, 2 क्लास भी खींच सकते हो, पर शॉर्ट में अगर अपन जान लें तो इसको सिर्फ इतना मान लो कि जैसे इसको ऐसे मान लो कि देश के सभी नागरिकों पे एक जैसा ही कानून हो, उसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। सरल भाषा में अगर अपन बात करें, भारत में ये केवल गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे चल रही है? गोवा के अंतर्गत चल रही है, अन्य जगह पे ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार क्या चाहती है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता आए। और समान नागरिक संहिता जैसे ही बात आती है, तुम्हारे दिमाग में 2-3 लाइन बात आती होंगी कि भाई मुसलमानों का जो जीवन चलता है वो शरीयत के अकॉर्डिंग या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो उनके विवाह के कानून, उत्तराधिकार के कानून, तलाक के कानून, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जबकि अन्य जो देश में जो लोग हैं उनका हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है या जो भी चल रहा है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भाई एक बार में एक हिंदू एक बार ही शादी करेगा, मुसलमान 4 कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आता होगा जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात आती होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक पॉइंट है जो तुम्हारे दिमाग में आता होगा। अब ये पॉइंट भी हालांकि इस पर डिसाइड हो जाएगा जैसे ये आएगी कि भाई एक जैसा कानून बना दो, उसी के अकॉर्डिंग भाई हिंदू चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मुसलमान चलेगा, उसी में सिख ईसाई या जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले अगर मैं आप पे सवाल दागूं, इस समय पे तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इस चीज़ को इस गेट से बाहर फेंक दो। तुम भारतीय नागरिक हो। पहले सबसे पहली बात है कि समान नागरिक संहिता, जैसे एक घर है कोई, उस घर में 4 अलग अलग आदमी रह रहे हैं, 8 आदमी रह रहे हैं जो 4 प्रकार के हैं, तो उस घर का सही तरीके से अगर संचालन होगा तो कानून एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग कानून हो जाना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, जब भी चल पाएगा, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलो तुमने एक अच्छा जवाब दिया है, लेकिन समतलीकरण की प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे डिबेट जाएगी।
कि अल्पसंख्यकों का अगर विश्वास जीतना है और उनकी सभ्यता और संस्कृति का भी सम्मान करना है तो उनको उनके सांस्कृतिक प्रतिमानों के निर्वहन करने की एक सीमित आज़ादी तो हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि देश की कानून व्यवस्था और सिस्टम को चलाने में प्रॉब्लम आ जाए। जैसे हिजाब या बुर्का पहनना अल्पसंख्यक संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है। 2010 में फ्रांस में हिजाब पर बैन लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे बम विस्फोट हो रहे थे जगह 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 जगह। तो अगर कोई व्यक्ति हिजाब पहन के आता है और बुर्के में आता है, मतलब उसको पता ही नहीं चल पा रहा वो कैंडिडेट कौन है, तो सुरक्षा कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा हो जाए तो भाई पता कैसे चलेगा जब वो बुर्के में ही आ रहा है। तो फ्रांस ने क्या बुर्के पे बैन लगा दिया कि भाई बुर्के में क्या फुल कवर होकर कैंडिडेट आता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई कौन कैसा है, कोई चेकिंग वेकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अल्पसंख्यक वहाँ पे मुस्लिम भड़क गए फ्रांस में। तो पूरे विश्व में ये मामला आया कि भाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक प्रतिमानों का निर्वहन करना और देश की सुरक्षा, अगर दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं तो प्राइमरी क्या रहेगा? जो भी रहेगा, तुम इतनी आसानी से मत बोलिए। फिर वहाँ से लंबी सवाल शुरू हो जाएगा कि अगर अल्पसंख्यक अपने प्रतिमान धारण करते हैं तो ये क्या गारंटी है कि देश की सुरक्षा को खतरा है? ये गारंटी है क्या? देश की सुरक्षा खतरा तो वो भी दे रहे हैं जो चौरे दाड़े में खुलेआम चल रहे हैं, वो भी देश की सुरक्षा खतरा है। तो फिर एक लंबी डिबेट चलती है। और IAS की क्लास में 2010 में ये डिबेट 2 दिन तक चली। मैं खुद इसका हिस्सा बना दिल्ली में। हमने फिलॉसफी में हमारे जो टीचर पढ़ा रहे थे सामाजिक राजनीतिक दर्शन, तो वो उसी समय वो फ्रांस में आया और वो पढ़ ही रहे थे, पेपर माना ही था। तो इस पर डिबेट छिड़ी। खूब बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी जब मेंस देते हैं तो ऑल इंडिया की बढ़िया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पर डिबेट छिड़ी। तो डिबेट छिड़ी तो टीचर आगे ही नहीं बढ़ पाए, क्योंकि पक्ष में जो बोलने वाले थे उनके भी तर्क सॉलिड और विपक्ष में जो बोलने वाले थे उनके भी तर्क सॉलिड। तो एंड में उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ तर्क ऐसे होते हैं जो डिबेट एंडलेस होते हैं, एंड में लास्ट में कॉन्क्लूजन के रूप में ही लिख लो, क्योंकि UPSC का सिलेबस भी पूरा कराना है, अक्टूबर में मेंस हो रहा है IAS का। तो ये एक लंबी डिबेट जाती है, पर हम इस डिबेट को तो नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे, क्यों टाइम वेस्ट होगा। मैं इस पे आए हुए जो सवाल हैं उन पे बात करूँगा। मोहम्मद अहमद खान, साबानो एक केस आया था, साबानोवाद 1985। साबानोवाद 1985। अब साबानो का अपने हस्बैंड से क्या झगड़ा हुआ, न्यायालय क्या आया, भारत का मीडिया वर्ल्ड का मीडिया क्या इकट्ठा हो गया, उस सब बातों को छोड़ो, क्योंकि वो अपने आप में कहानी जाएगी। इस पॉइंट पे बात करते हैं, साबानोवाद 1985। तो सवाल एग्जामिनर डायरेक्ट लेता है यहाँ से कि साबानोवाद 1985 का संबंध कौन से नीति निर्देशक तत्व से है? भाई अनुच्छेद 44 से प्रेरित है। ये साबानोवाद 1985 किस चीज़ से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। इस केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अब देखो भारत की राजनीति पर आप गौर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साबानो मुस्लिम होने से पहले भारत की एक नागरिक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और साबानो भारत की एक नागरिक है। अतः तलाक के बाद साबानो का हस्बैंड साबानो के लिए गुजारा भत्ता देगा। तलाक के बाद गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं का भी हक है और तलाक लेना भी उनका हक है। तलाक लेना और तलाक के बाद गुजारा भत्ता लेना मुस्लिम महिला का भी हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबानो मुस्लिम होने से पहले भारत की नागरिक है और देश धर्मनिरपेक्ष है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो उसके साथ भारत की नागरिक होने के तहत न्याय होना चाहिए, ना कि मुस्लिम महिला होने के तहत होना चाहिए। मुस्लिम महिला वो सेकंड है, देश की नागरिक फर्स्ट है और देश धर्मनिरपेक्ष है। तो जैसे कि अन्य धर्मों की महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है और उनको भी तलाक के बाद गुजारे भत्ते का अधिकार है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी होना चाहिए। अब साबानो का हस्बैंड या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थक या जो भी थे, वो इस डिसीजन पे अगेंस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट के पे।
कि ये तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नियम है उसका उल्लंघन है और साहब हम तो इसको नहीं मानेंगे, या पूरा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा कांग्रेस से। राजीव गांधी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में ये लिखा हुआ है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तो आपने अब तक क्यों नहीं की? नीति निर्देशक तत्वों में तो संविधान में पहले ही लिख दिया गया था। अगर आप देश को लोक कल्याणकारी बनाना चाह रहे हैं तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाइए, धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग कानून क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साबानो केस में डिसीजन भी दे दिया और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत समान नागरिक संहिता स्थापित करो, जिससे कि नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव वाले कानून ना रहे। और साबानों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता और इसकी अनुमति। लेकिन मुस्लिम पुरुषों का और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का या धार्मिक उलेमाओं का इस कदर प्रेशर पड़ा सरकार पर कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय को भी नज़रअंदाज करते हुए 1986 में नया कानून बना दिया। मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम। और ये कब बना दिया भाई? 1986 में। साबानोवाद का डिसीजन कब है? साबानोवाद 1985 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे रहा है कि तलाक लेना मुस्लिम महिला का अधिकार है और गुजारा भत्ता भी उसका अधिकार है। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मतलब क्या कहने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए संसद मतलब राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार, उसने ये कानून बना दिया और साबानो केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दबा दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया कि बताओ कहाँ के धर्मनिरपेक्ष हैं, कि धर्मनिरपेक्षता का सीधा खुलेआम जो उल्लंघन किया जा रहा है वो इनके द्वारा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को भी नहीं मान रहे। संविधान में समान नागरिक संहिता स्थापित करने की बात की गई है, उसको भी नहीं मान रहे। मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण कर रहे हैं कि मुस्लिम बहनों को भी, उनका जीवन भी इन लोगों ने नर्क बना दिया है। कांग्रेस का जो थिंक टैंक था या कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि पुरुषों के द्वारा वो है डोमिनेंस है उसका, उस पर ज़्यादा वजन दिया। मुस्लिम महिलाओं का हित वित दबा दिया गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस अगला डिसीजन दिया है, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद 2002। इसमें क्या डिसीजन दिया? इसमें सरकार ने जो मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम जो 1986 था, जिसमें कि साबानोवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने बनाया था, तो सरकार के इस अधिनियम के प्रभाव को खत्म करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट फिर अपना डिसीजन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि तलाक लेना तो मुस्लिम महिला का अधिकार है ही, गुजारा भत्ता भी अधिकार है, ये तो उसी में दे दिया साबानों में। अब एक एडवांस डिसीजन दिया कि तलाक के बाद, तलाक से, और अगर वह अपना पुनर्विवाह करती है कुछ समय के बाद, तब तक गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये लो साहब, एक एडवांस स्टेप और लो कि तलाक लेना उसका अधिकार है और गुजारा भत्ता उसका अधिकार है, और गुजारा भत्ता भी तब तक दिया जाएगा जब तक वो पुनर्विवाह करती है। ठीक है, 2002 में ये डिसीजन दे दिया। इसके बाद सायरा बानो बनाम भारत संघवाद। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। ये नया डिसीजन आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाकों के अंतर्गत तलाक बिद्दत होता है, कोई 3 तलाक होते हैं, या ट्रिपल तलाक जिसको अपन बोलते हैं ना, तो ये आम बोलचाल की भाषा आती है कि साहब फ़ोन पे ही कह दी तलाक 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 तो तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ समय दिया जाता है बीच में। अब वो 3 प्रकार के तलाक होते हैं, तो उसमें कोई तलाक बिद्दत होता है।
तो तलाक बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कुल मिला के ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी, ट्रिपल तलाक बैन का जो कानून बाद में फिर मोदी सरकार ने बनाया है, ये इस डिसीजन से प्रेरित होकर बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दलील थी वो ये थी कि मुस्लिम महिला भी भारत की नागरिक है, उसका भी अपना एक जीवन होता है, और पुरुष प्रधान जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नियम है जिसके द्वारा वन साइडेडली पुरुष के द्वारा महिला को तलाक करार दे दिया जाता है और उसका जीवन नर्क हो जाता है। क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ थे कि बहुत सारे लोग जो यहाँ मैरिज करके अरब कंट्री चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए, वहाँ कोई उन्होंने मैरिज कर लिया, जो भी अपना जीवन व्यवस्थित कर लिया और यहाँ पर रहने वाली अपनी वाइफ को तलाक जैसे कर दिए, तो उन कई बहुत सारी लड़कियों के जीवन बड़े नर्क बन गए थे पूरी तरीके से। तो उनके द्वारा पिटीशंस दाखिल की जा रही थी, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था कि तलाक बिद्दत बैन। जैसे ही तलाक बिद्दत बैन हुआ, हालांकि ट्रिपल तलाक कोई इस्लामी परंपरा भी नहीं है, ये एक कुरीति है, इस्लाम में है ही नहीं है मूल इस्लाम के अंतर्गत, और जो मूल इस्लामिक कंट्रीज हैं अरब वरब तुर्की वुर्की वहाँ ये चलती ही नहीं है। ये तो क्या है कि जैसे कुरीतियाँ समय के साथ डेवलप हो जाती है ना जो क्षेत्र विशेष में, ऐसी वाली कुरीति है। अब इस पे इस्लामिक जो स्कॉलर हैं वही दो पार्टों में बट गए कि कई तो बढ़िया पढ़े लिखे कह रहे थे कि ये मूल इस्लाम में है ही नहीं, ये तो कुरीति है और साहब बिल्कुल बैन होनी चाहिए। हमारी लड़की के साथ हुआ, हमारे बहन के साथ हुआ, क्योंकि चोट सब लोगों पे पड़ी हुई थी कहीं ना कहीं पर। और कई जो बिल्कुल इस्लामी कुरीति को भी अपनी एकदम सभ्यता संस्कृति के साथ छेड़छाड़ मान रहे थे, वो इसके पक्ष में आ गए कि साहब बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तर्क खूंटी से टांग दिया गया कि इस प्रथा के द्वारा कमाल की बात यह है कि महिला को तलाक लेने का अधिकार नहीं है, ये वन साइडेड है, केवल पुरुष कर सकता है ये काम। एक कमाल की बात, महिला को है ही नहीं। दूसरी साइड की बात यह है कि महिला का जीवन पूरी तरीके से पुरुष की इच्छा पर टिक गया है कि कब वो गुस्से में कहे या जैसे भी कहे या जैसे भी कहे, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष कंट्री है अपना, संविधान में बाकायदा धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता जुड़ी पड़ी है, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड के और उनके नियम चल रहे हैं, तो ये भी कमाल की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, मोदी सरकार काम कर रही थी, उसने तुरंत इसको बैन कर दिया। बैन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस का जो तुष्टीकरण पुरुषों वाला किया गया था, इन्होंने महिलाओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हम भी मुस्लिम हैं, तैसे हैं, महिला बहन, मुस्लिम महिला बहन हमारी वो भारत की नागरिक नहीं है क्या। अब वो तमाम महिला ही महिला आ गई डिबेटों पे, वो जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी बेचारियों की, वो अपना होता है ना, लेकिन नहीं गैर मुस्लिम में होता है, लेकिन वह महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार है तलाक लेने का भी। यहाँ पे जो ये ट्रिपल तलाक वाला फॉर्मूला है, इसकी स्टार्टिंग पुरुष करता है, और गैर मुस्लिमों में जो तलाक होता है उसमें महिला भी तलाक कर सकती है, इसमें ट्रिपल तलाक में महिला नहीं कर सकती है। तो लैंगिक समानता भी नहीं आ रही है। तो जब लैंगिक समानता नहीं आ रही है तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसकी मना कर रहा है। फिर जो भी ये नियम है ये एक जैसे होने चाहिए, धर्म विशेष के अकॉर्डिंग अलग अलग क्यों। कुल मिला के यहाँ पर पुरुष प्रधानता बड़ी हावी थी, पूरी तरीके से पुरुष की इच्छा पर डिपेंड हो गया था महिला का जीवन। अब इस्लामिक स्कॉलर भी दो पार्टों में बट गए कि साहब बढ़िया रहा, खत्म हो गई। बहुत लोगों ने सरकार को समर्थन दिया, महिलाओं ने समर्थन दिया, पर दो चीज़ों पे मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ, आपको भी हो जाएगा। ये चीज़ खत्म होना, एक मिनट के लिए तटस्थ होकर सोचिए कि महिला के लिए स्वतंत्रता के लिए ठीक है कि नहीं है। हर घर में महिला है कि नहीं है? है। आप धर्म की बाध्यताओं से छाटें, क्लियर कट है। क्या महिला का जीवन सिर्फ पुरुष की इच्छा पर ही निर्भर होना चाहिए कि वो जब मर्जी आए जब तलाक दे दे और महिला को तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं, वो ढोती रहे अपनी लाइफ को कैसे भी करके? नहीं होना चाहिए, कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए सभ्य समाज में, ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आई तो हम ट्रिपल तलाक को दोबारा लागू कर देंगे। वही तुष्टीकरण हटा नहीं है जो 1986 में साबानो केस के बाद सरकार ने कह दिया था समान नागरिक संहिता लागू करो, और वो नहीं करके और ये कानून बना दिया था। राहुल गांधी जो कि देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, महिलाओं के फायदा होगा कि पुरुष वन साइडेडली तलाक नहीं ले सकता। महिला नहीं चाहती तो नहीं होगा। पहले केवल ये पुरुष की इच्छा पर डिपेंड कर रहा था। मेरा केस तो होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, केस तो कितने चल रहे हैं जाने, लेकिन वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से परे हट के चलते थे जो केस होते थे। लेकिन वो कहते थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है सब सिस्टम, उसको मान्यता प्रदान कर रखी थी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को।
अब ये यहाँ पर जब मामला फंसा कि साहब तलाक बिद्दत सरकार ने कानून बना के बैन कर दिया, अब चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड सपोर्ट में भी आएगा तो देश में इनवैलिड करार दे दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, अब पहले केस कमजोर होता था क्योंकि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों को मान्यता प्रदान की गई थी जिसमें यह भी शामिल था। अब इसको कानून बना के बैन कर दिया, चाहे किसी के अंतर्गत भी है, तो अब डिबेट का विषय बन गया। तो समान नागरिक संहिता से टच मारते हुए ये सवाल हैं, जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे कि ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से प्रेरित है, किससे? तो हो जाएगा। अब महिला की मंजूरी नहीं होगी तो नहीं होगा, कुल में नहीं होगा। तो महिलाओं को समानता मिली है, कुछ जीवन उनका ठीक हुआ है। अब दो चीज़ बड़ी कमाल की रही, बम्बई में 10,000 महिलाओं ने एक मार्च पास्ट किया। और क्या मार्च पास्ट किया? सरकार हमारे सांस्कृतिक प्रतिमानों में दखल कर रही है, हमारी इस प्रथा को समाप्त करके सरकार गलत कर रही है और हम तो खुश हैं कि प्रथा रहनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है महिलाएं तो वो नहीं कर रही होंगी, महिलाओं के पीछे कोई आदमी होगा जो उनको ये काम करवाने के लिए बाध्य कर रहा होगा। कौन महिला चाहेगी कि ये प्रथा बनी रहनी चाहिए? अच्छा, महिला अगर कर रही हैं वो तो चलो ठीक है, समझा जा सकता है राजनीतिक स्टंट है, इनके हस्बैंड या जुड़े हुए लोग इनसे करवा रहे होंगे, ओके। लेकिन राहुल गांधी जो कि देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जब वो ये लाइन बोलते हैं तो मैं सन्न रह गया कि अगर हमारी सरकार आई, ये 2019 से पहले का मामला है, 17 चल रही है, मोदी ट्रिपल तलाक लेके आ रहे हैं और उस समय पर राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आ गई तो हम ट्रिपल तलाक के कानून को दोबारा से लागू कर देंगे। तो जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उस समय महिला, मुस्लिम महिला का वोट बैंक उनके ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। चलो वोट बैंक भाड़ में जाए, एक इतने बड़े राजनेता हैं, देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना रख रहे हैं, तो कम से कम लॉजिकल और वो बात तो करनी चाहिए। क्या भारतीय राजनीति में अपना वोट बैंक प्राप्त करने के चक्कर में नेता किसी भी प्रकार का भाषण दे देंगे क्या? कुछ भी वो समझेंगे नहीं क्या कि वो जो लाइन बोल रहे हैं सभ्य समाज पर उसका क्या असर जा रहा है? तो राहुल गांधी में तो बड़ा डिसेंट और जेंटलमैन मतलब मुझे लगते हैं वो बातों में, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं वोट बैंक से परे जाना बड़ा साहस का काम होता है, हर कोई नेता जा नहीं पाता। तो ये भाई आपका अनुच्छेद 44 है, ये सारे आपको वाद याद रखने हैं, किस वाद में क्या डिसीजन दिया है और इनका संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो एक कहावत है ना, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेना। तो पहले तो ट्रिपल तलाक पर टेस्ट किया पीएम मोदी ने। ट्रिपल तलाक पर भी कमाल की बात यह है कि इस कानून को, इसको तलाक बिद्दत को ख़त्म करने में सिवाय फायदे के कोई नुकसान नहीं है। खाली हालांकि मुस्लिम अपना हटवादी रवैया छोड़ें, एक बार ईगो को छोड़ें, फायदे का सौदा है, ठीक है। इस पर भी जितने भी राजनीतिक दल वहाँ पे आते थे, डिबेट में जब आते थे, तो जिनको मुस्लिम वोट बैंक की परवाह होती थी उनके जो स्पोक पर्सन आते थे, सरकार गलत कर रही है, किसी के प्रतिमानों में इस तरीके से छेड़खानी, उनकी मर्जी के बिना छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। फिर उनसे पूछा जाए मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता, वो तो खैर बहुत जरूरी है, मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्र होना जरूरी है, देश धर्मनिरपेक्ष है, फिर तुम बुराई क्यों कर रहे हो? लेकिन उनको पूछे बगैर नहीं किया जाना चाहिए, उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लेके किया जाना चाहिए। अरे भाई अगर पूछ के करेंगे तो हो सकता है क्या? पूछ के करेंगे तो हो सकता है क्या? तो ऐसी बहरूपिया राजनीति भारत की राजनीति है। अब अगला स्टेप आ गया समान नागरिक संहिता। अच्छा, इधर एक चीज और है, समान नागरिक संहिता असल में सरकार का उद्देश्य है या देश का हित सरकार का उद्देश्य है? यहाँ भी डिबेट जाएगी कि समान नागरिक संहिता को लागू करना देश हित से प्रेरित है या वोट बैंक से प्रेरित है। भाई दोनों ही बातें हैं कि आज तो वोट बैंक से प्रेरित है, क्योंकि अगर कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी तो ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन बीजेपी वाले एक लॉजिक लेते हैं कि उन्होंने तो शुद्ध गलत किया था, संविधान में ये लिखा हुआ था, ये कर रहे थे, हम वही तो कर रहे हैं जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। कि बताओ अनुच्छेद 44 के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको लिखा है कि नहीं लिखा है? अब कोई जवाब ही नहीं लोगों के पास कि भाई ठीक है लिखा हुआ है। तो अगर हम संविधान में लिखी हुई बात को लागू कर रहे हैं तो बताओ कि हम गलत कर रहे हैं क्या? ठीक है, देश धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है? तो धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग कानून होने चाहिए क्या? मन भाई नहीं होने चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए सभी के लिए। धार्मिक उन्माद खत्म हो जाएंगे, सभी के लिए एक जैसे कानून हो जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। आप सारी बात सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपके मन के किसी कोने को टटोल के देखा जाए तो कर तो इसलिए रहे हो कि बहुसंख्यक हिंदू वोट मारेंगे। भाई मन का एक कोना तो ठीक है, अगर आप इतने ही देश हितैषी हैं तो चुनाव आने के टाइम पर ही आप ये काम क्यों करते हैं?
भाई कोई बूझा काटेंगे का कि चुनाव तो 3 महीने पहले ही करेंगे। भाई 2019 का इलेक्शन आप जीते अगले ही महीने कर देते हैं, 2014 का इलेक्शन आप जीते 15 में ही कर देते। कि आपने स्टेप ले रखा है कि इस इलेक्शन से पहले ये काम, इस इलेक्शन से पहले ये काम। जब आपके एजेंडे में शामिल था 370 कश्मीर से हटाना, राम मंदिर बनाना, समान नागरिक संहिता लागू करना, तो आप एक काम के लिए 5 साल क्यों लेते हो? आप 2 ही सालों में 5 काम क्यों नहीं करते? इसका मतलब आपको भी मजा आता है, आपने भी तय कर रखा है हर एक मुद्दा एक इलेक्शन जिताने के लिए पर्याप्त होगा। तो ऐसे ही अपनी कंट्री में ये चलता है, ठीक है। तो अब कौन सा आएगा? समान नागरिक संहिता। आपने ये पढ़ा नहीं कि समान नागरिक संहिता पे अखबार टीवी चैनल नहीं देखते हो? मैंने तुमसे क्लास में एक बार कही थी कि अगला इलेक्शन समान नागरिक संहिता पे जाएगा, ये लिख लेना मेरी तरफ से। उसी दिन से हमको डिबेट स्टार्ट हो गई थी टीवी पे, अगले दिन ही स्टार्ट हो गई थी समान नागरिक संहिता पर डिबेट। तो इस पर बहस चढ़ जाएगी और एक कानून जाएगा इसमें कि साहब जितने भी ये मुद्दे हैं ना, तुम एसआई के इंटरव्यू में जाओगे, आरएएस के इंटरव्यू में जाओगे, आरएएस मेंस लिखोगे, आईएएस मेंस लिखोगे, उन सब में तुमको बाकायदा बोलना पड़ेगा या सवाल के लेवल पर आएगा। तो वहाँ तुम्हें इमोशनल नहीं हो जाना है कि भाई अगर मुस्लिम है तो नहीं साहब नहीं होना चाहिए, बेकार काम है, और हिंदू इधर है हटाओ हटाओ हटाओ। नो, आप देश के नागरिक पहले हो, हिंदू मुसलमान को साइड में लो। कि क्योंकि एक प्रशासक से अपेक्षा की जाती है कि उसके सामने जितने भी नागरिक आएंगे वो भारत के नागरिक होंगे और वो जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे उनके साथ। तो बैलेंस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए। तो उसमें बहुत चीज़ें आएंगी। अब अगला आएगा साहब अनिवार्य जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये एक कानून होगा, मेरी तरफ से लिख लो, इस पर इलेक्शन होगा। जनसंख्या नियंत्रण, अब 21 की जनगणना के डेटा रिलीज होंगे, आप देखना, इस चीज़ को लिख लो मेरी तरफ से। 21 की जनगणना के डेटा जैसे ही रिलीज होंगे ये लाइमलाइट में आ जाएगा कि साहब जनसंख्या नियंत्रण देश की आवश्यकता हो गई, इसको किया जाए। बन भाई इसको किया जाए तो इसको कैसे किया जाए? कि अगर कोई क्या वन चाइल्ड पॉलिसी क्या आप कर सकते हैं? होनी चाहिए, अलग बात है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? क्या किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करोगे? हमारी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी हमसे पूछती है कि उसने कुछ कोई डिबेट थी उसकी, तो वो पूछ रही थी पापा ऐसे 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 देश में पोवर्टी की प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एंड में बता रहा था ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो एंड में बताया, एंड में लास्ट में यही है कि पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन में, हाँ तो इसको ख़त्म करने के क्या तरीके हैं। वो इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में बना लेती है। मैंने बेटा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो एक मैंने हिंदी में बोला तो उसने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन मारा, लेकिन कैसे? अब 8वीं क्लास की लड़की, मेरी बेटी, मुझसे डिबेट कर रही है और पहली बार मैंने एक मैच्योरिटी का लेवल भी उसके अंदर देखा। कैसे? तो मैंने बेटा कानून बना के होना चाहिए। आप किसी को फोर्स कर सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा करोगे तो डेमोक्रेसी कहाँ है कंट्री में? तो ये डिबेट 8वीं के लेवल का तो नहीं है कि अगर आप फोर्सफुली कानून बनाओगे तो फिर आप कैसे कह दोगे कंट्री डेमोक्रेटिक है? फिर तो हर व्यक्ति का जो पर्सनल राइट होता है, जीवन का ये होता है, उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हो आप। जिस सवाल को वो उठा रही थी वो सामान्य सवाल नहीं था, वो सवाल आपके डिबेट में आने वाले, सिविल सर्विसेज में आने वाले वो सवाल थे। तो मुझे 2 बातें हुई, तो फिर मैंने उसको फिर उस तरीके से लिया। मैंने बेटा नेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल राइट, अगर 2 के बीच में जब डिबेट जाएगी तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल इंटरेस्ट, आपका राष्ट्रीय हित क्या बोल रहा है, और आपके पर्सनल राइट कहाँ बोल रहे हैं? कि पर्सनल राइट वहाँ तक आपके राइट हैं जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट पे, अन्य लोगों के राइट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। तो एंड में कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन मुझे उस छोरी को समझाना भारी पड़ गया, मतलब, और जबकि उसके तर्क थे दमदार। वो ठीक है, वो अब हमने तो स्वतंत्रता बराबर की दे रखी है, घर के अंदर तो वो बराबर का ही डिबेट चलता है, कोई ऐसा नहीं कि भाई रेस्पेक्ट कराना, वो दब गई, वो दबती भी नहीं है। तो ये एक लंबे डिबेट का मुद्दा है। हर एक डिबेट पे, हर एक मुद्दे पे एक इलेक्शन है। ये भारत की राजनीति ने लपक लिया है इसको, और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी थी। हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, भलाई नहीं कर रहे। ना तो हम तुष्टीकरण को पसंद करना चाहिए हमें, और ना ही हमें ध्रुवीकरण को पसंद करना चाहिए। पहले तुष्टीकरण था, अब ध्रुवीकरण है। इन दोनों ने ही भारत के लोकतंत्र को परेशान किया है। मुस्लिम कभी नहीं चाहते थे कि हमको हज यात्रा करने के लिए आप हमको छूट दो, पैसे दो, उनके धर्म में भी नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो फल और नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जानबूझ के उनको दिया गया तुष्टीकरण, वोट बैंक। अब बीजेपी ने इसको लपक लिया, उसने सब्सिडी खत्म कर दी। पर्सनल लॉ बोर्ड को मान्यता प्रदान करना, अगर देश आज़ाद हुआ था उसी समय बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कानून बना दिए जाते। हिंदू मैरिज एक्ट बनाया नेहरू जी ने, हिंदू मैरिज एक्ट। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साइन करने से मना कर दिया कि देश जब धर्मनिरपेक्ष है
तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की बजाय इसको इंडियन मैरिज एक्ट बना दो कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर बराबर से लागू हो, ऐसे कानून बना दो। अगर ये उसी समय कानून बन जाते तो ये बहस के बिंदु नहीं होते, ट्रिपल तलाक, समान नागरिक संहिता, फलाना फलाना। क्यों, देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जो मुस्लिम यहाँ पर रहे थे वो भारतीय कानूनों को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और उसी समय कानून बन जाते एक जैसे। लेकिन उस समय पे कांग्रेस क्या थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मान्यता दे दी, पर्सनल कानून भी बना दिए, हिंदुओं का मैरिज एक्ट बना दिया, इस्लाम वालों को नहीं बनाया, उनको अपने पर्सनल हिसाब से चलने दिया गया। अब वो फिर डिबेट का बिंदु बन गया। अब वो इतना आगे बढ़ गया कि उसको बहुत सारे लोगों ने लपक लिया। ओवैसी ने लपक लिया, बीजेपी वालों ने, योगी आदित्यनाथ जिसने लपक लिया, उनने लपक लिया। तो जो ध्रुवीय ताकतें हैं, चाहे वो इधर की साइड की हैं चाहे वो इधर की साइड की हैं, खेल वो खेल रहे हैं और बीच वाले जो लोग हैं ना वो परेशान हो रहे हैं। अब नूह का जो ये दंगा है, अब बिट्टू बजरंगी और वो मोनू मानेसर, चलो मान लो वो चैलेंज कर रहे हैं, इधर वाली पार्टी भी गलत है, इधर वाली पार्टी भी गलत है कि अगर आपको सजा देनी थी या लड़ाई करनी थी तो आप बिट्टू बजरंगी को दे देते, उनको दे देते, मोनू मानेसर को दे देते। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो गाड़ियों में चल रही हैं, उनके सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, नेशनल चैनल को छोड़ो वो तो बिके हुए हैं सारे के सारे, लेकिन जो पीड़ित है और जो महिला है वो लगातार वीडियो अपने दे रही है, लोग वीडियो दे रहे हैं, तो वो तो झूठे नहीं हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि नूह या उसके आसपास के रहने वाले सारे मुसलमान खराब हैं, वो ये चाहते थे। वो भी उधर भी शरारती तत्व हो सकते हैं तो इधर भी शरारती तत्व हैं। तो खेल खेलते हैं ध्रुवीय ताकतें, और जो बीच के जो बैलेंस्ड जो लोग हैं ना, जिनकी संख्या 80-90% लगभग होती है, वो पूरी तरीके से इस पूरे खेल में पिसते हैं। तो ये मामला राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है। तो ये आपका अनुच्छेद 44 है भाई, ठीक है। कौन सी बात मैंने गलत बोली? आप नहीं, आप सुनो मेरी बात। नहीं, कांग्रेस कैसे? नहीं, सुनो मेरी बात, रोको मेरी बात। समान नागरिक नहीं, खुली बात कर लेते हैं, नहीं ये भी चलने दो। चलिए आप ये बताइए, ये लो